तुम मेरे हो पार्ट 42। इस कहानी को समझने के लिए इसका पिछला भाग चैनल पर जाकर जरूर देखें। उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अब असली काम शुरू है मीनू को संभालने का। जब उसे अम्मा के बारे में पता चलेगा, कबीर बोला और खड़े होकर रवि को देखने लगा। चल अब, कबीर बोला और दोनों रूम की तरफ चल दिए। देविका अभी भी सामने बेड पर बैठे हुए रौनक को देख रही थी, जो देविका को तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। रौनक के हाथ पर पट्टी बंधी थी और सिर पर भी। देविका एकटक उसे ही देख रही थी। वही रौनक अब उसकी नजरों से परेशान हो गया तो वो लेट गया। रूही को सुबह रौनक के बारे में ही फोन आया था। जिस दिन वो घर से बाहर गया था, उसके अगले दिन ही उसका एक्सीडेंट हो गया था। चोटें भी ज्यादा आई थी। फोन सही सलामत उसी के पास रखे टेबल पर पड़ा था। तुम ठीक हो अब? रूही अंदर आकर रौनक से बोली तो रौनक ने रूही को देखकर हाँ में सिर हिला दिया। चलो अब घर, सारी फॉर्मेलिटी हो गई है, तुम्हें डिस्चार्ज मिल चुका है, रूही बोली तो रौनक बैठ गया और रूही को देखकर आपको कैसे पता चला? वो बोला तुम्हारे फोन से, रूही ने बिना लाग लपेट के कहा और उसकी दवाई वगैरह देखने लगी। एक कांस्टेबल अंदर आया तो रूही ने सब सामान उसे पकड़ा दिया। चल लोगे ना? रूही बोली तो रौनक ने हाँ में सिर हिला दिया। देविका अभी भी बस रौनक को ही देख रही थी, पर रौनक ने एक बार भी उसे नहीं देखा। रूही ने सहारा देकर रौनक को खड़े होने में मदद की और फिर तीनों वहां से घर के लिए चल दिए। पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला, पर देविका जो इतने दिनों से परेशान थी, रौनक के अचानक से चले जाने से उस परेशानी से उसका पीछा छूट गया। पर रौनक ने एक बार भी उसे बताना सही नहीं समझा। अब ये बात उसके मन में बार बार चुभ रही थी। घर आते ही सब रौनक के चारों तरफ बैठ गए। दादी ने तो बहुत डांटा रौनक को। वही सुप्रिया भी अपने भाई के आ जाने से खुश थी। माफ करना सुप्रिया, तुम्हारी शादी की तैयारियों में मैंने कोई काम नहीं किया। रौनक सुप्रिया के सिर पर हाथ रखकर बोला। आज पहली बार रौनक ने ऐसे बात की थी अपने बड़े भाई होने की। भाई, तैयारियां तो आप ही करोगे, पर शादी अब कुछ महीने बाद होगी। सुप्रिया रौनक का हाथ पकड़कर बोली। क्यों? रौनक हैरानी से बोला। तो सुप्रिया ने उसे मेहर और कबीर के बारे में सब बता दिया। हम और भाई अब मेरे फानलस भी हो जाएंगे तब तक, सुप्रिया बोली। रूही का फोन बजा तो वो विवेक से बात करके जाने लगी। रूही, रुकमनी ने रूही को आवाज लगाई। जी चाची, रूही ने मुड़कर कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रूही, बस तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा मेरे पास वापस आया है। रुकमनी रूही के हाथ पकड़कर बोली। ये तो मेरा काम है चाची, और अपनों के काम नहीं आई तो फिर फायदा क्या ऐसी नौकरी का? रूही बोली तो चाची चुप सी रह गई। चाची, मुझे अभी जाना होगा, कुछ जरूरी काम है, रात को मिलते हैं, बोलकर रूही चली गई और बाकी सब वापस से रौनक के पास बैठ गए। देविका, रौनक को रूम में ले जा और इसको समय से दवाई देते रहना, दादी बोली। वही रंजन तो रौनक को ही देख रहा था। उसे कुछ तो चेंज लग रहा था रौनक में, पर अभी बात करना सही नहीं था तो वो चुप ही रहा। देविका ने रौनक को खाना खिलाया और फिर दवाई दे दी और उसे अच्छे से चादर ओढ़कर खुद रूम से बाहर निकल गई। वही रौनक देविका के इस व्यवहार से हैरान सा रह गया। वो देविका जो उसे पानी ना पूछे आज ये सब कर रही है, वो भी बिना बात किए। शाम का समय हो चुका था। वही मेहर, कबीर, रवि मीनू को अपने साथ ही घर ले आए थे। डॉक्टर ने सारे चेकअप कर लिए थे तो मीनू ठीक थी, बस दिखाई नहीं दे रहा था। रवि ने भी हॉस्पिटल में ही उसे बता दिया था अम्मा के बारे में, इसलिए कि उसे कुछ प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर वहीं पर उसे देख लेंगे। पर मीनू तो जैसे कुछ बोली कि नहीं। मेहर मीनू को रूम में ले आई और बेड पर बैठा दिया। बस कर मीनू, बहुत हो गया, देख अगर तू ऐसे रोए गई ना तो अम्मा को कितना बुरा लगेगा। मेहर मीनू के आंसू साफ करते हुए बोली।
ये सब मेरी वजह से हुआ ना, मैं उन लड़कों को रोकती और ना ही ये सब होता। मीनू बोली, बस कर, तुमने कुछ गलत नहीं किया। रही बात उन लड़कों की तो उनको अपने किए का सबक मिल गया है। मेहर मीनू से बोली। मतलब? मीनू ने कहा। तो मेहर ने मीनू को उस रात वाली सारी बात बता दी। मीनू हैरान सी मेहर के हाथ पकड़कर, कबीर मतलब जीजू सच में इतने गुस्से वाले हैं और इतने पावरफुल भी? तो मेहर ने हाँ कहा। चल अब आराम कर, पहले मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ, फिर खाना खाएंगे एक साथ। मेहर बोली, मुझे अकेले मत छोड़ना, हर जगह अंधेरा ही दिखाई देता है। मीनू ने मेहर के हाथ कस के पकड़ते हुए कहा। तो मेहर मीनू को देखकर भूल गई। तू जब 6 महीने तक मुझसे बोला नहीं गया था तो तू मेरी आवाज बनी थी, तब तक अनजान थे हम। अब तो तू मेरी सब कुछ है, तो तेरी आंखें बनूंगी बस। तू अब रोना नहीं। मेहर मीनू के आंसू साफ करते हुए बोली। वही दरवाजे पर खड़े कबीर और रवि जो दोनों को देख रहे थे। मेहर की बात सुनकर दोनों के गुस्से की सीमा नहीं रही। बस अब उस कुत्ते को डोट कैसे भी करके ढूंढना है। जो भी हो, मुझे वो किसी भी हाल में सामने चाहिए। रवि कबीर को देखकर बोला, बहुत जल्द होगा सामने। रूही भाभी ने बहुत कुछ पता करा है उसके बारे में, बस अब उस तक एक बार पहुंच जाए, फिर देख कैसे उसे उसके किए की सजा देता हूँ। कबीर बोला, आप दोनों यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? अंदर आइए। मेहर ने दोनों को देखा तो बोली, बस मेहर, हम तो ये जूस लेकर आए थे। रवि अपने हाथ में पकड़ी ट्रे की तरफ इशारा करते हुए बोला। तो मेहर दोनों को देखकर, वैसे जूस किसने बनाया? मेहर बोली, हम दोनों ने। कबीर बोला। तो मेहर उसे देखने लगी। खुद टेस्ट किया ना जूस आपने? मेहर बोली, ये क्या बात हुई, जूस भी कोई टेस्ट करता है? मीनू बोली। तो मेहर ने उसे सुबह की चाय वाली बात बताई जिसमें चीनी की जगह नमक डाला था कबीर ने। तो रवि हैरान सा कबीर को देखने लगा। तू कब से रसोई में जाने लगा? यहाँ तक मुझे पता है तुम्हें तो पानी भी गर्म करना नहीं आता। रवि एक गिलास मीनू के हाथों में रखते हुए बोला और साथ ही उसके मुंह की तरफ बढ़ा दिया। हो गया तेरा? हाँ, नहीं आता तो ट्राई तो किया ना? कबीर बोला और खुद भी जूस पीने लगा। वही मेहर कबीर का ये चेहरा देखकर हैरान रह गई कि कबीर को पानी गर्म करना नहीं आता, पर सुबह चाय बनाई चाहे जैसी भी थी, पर बनाई तो थी। मेहर, ये गिलास तुम्हारे लिए है और इसमें नमक तो बिल्कुल नहीं है। रवि मेहर से बोला। तो मेहर ने गिलास उठा लिया और चुपचाप पीने लगी। मीनू, ये बताओ कि रात को क्या खाओगी? वही बनेगा, कबीर मीनू से बोला। मेहर को पता है वो बना देगी, आप मत बनाएगा? मीनू बोली। तो रवि हंसते हुए, पागल, वो नहीं बनाएगा, कुक आने वाला है, वो बनाएगा। रवि बोला, मैं हूं तो फिर कुक की क्या जरूरत? मेहर बोली, अब से तुम बस मीनू के साथ रहो, बाकी सब काम हो जाएंगे। कबीर बोला। तो मेहर चुप सी रह गई और मीनू से बातें करने लगी। रात के खाने पर चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रवि मीनू के पास ही बैठा था और वही मेहर तीनों को खाना सर्व कर रही थी। तब रवि ने मेहर से बोलकर मीनू और अपने लिए एक प्लेट लगाने को कहा। मेहर ने हाँ में सिर हिला दिया। वही रसोई में शमा नाम की औरत काम कर रही थी, जिसे सब आंटी ही बोल रहे थे। शमा को खास तौर पर कबीर ने खुद रखा था। वाह आंटी, खाना तो बहुत स्वाद बना है। मेहर बोली। वही रवि मीनू को खिला रहा था और मीनू ने भी मेहर की हाँ में हाँ मिला दी थी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? रौनक बोला जब देविका रात को फिर से उसे खाना खिलाने लगी थी। देविका ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप सी उसे खिलाए जा रही थी। वही रौनक उसे ही देख रहा था। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ देविका, कुछ तो बोलो। रौनक बोला, पर देविका ने उसके आगे गिलास कर दिया, पानी पी लो। देविका बोली और उठ कर दूसरी तरफ चली गई। रौनक उसे देखता ही रह गया। हेलो, क्या अपडेट है? फोन पर एक शख्स बोल रहा था। सर, मैम लगभग जान चुकी है कि उस रात क्या हुआ था।
पर अभी उनको ये पता नहीं चला कि वो सब करने वाला आपका बेटा है, पर उनको पता चलते देर नहीं लगेगी, दूसरी तरफ से बोला गया। आलोक सिन्हा नाम है मेरा। जब उस समय मेरे बेटे को कोई छू नहीं पाया तो आज कोई पास भी नहीं लग सकता। तुम बस मुझे उसकी सारी रिपोर्ट देते रहना, बाकी तेरी जेब हमेशा गर्म ही रहेगी। आलोक सिन्हा बोले। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो अपनी जिद का बखान कर रही थी। जी मैं तो यही कर रहा हूँ, बस आप मेरे बारे में सोचते रहना। दूसरी तरफ से भी मकारी भरी आवाज आई, शिंदे भूल मत, उस समय भी तो तुझे कितना दिया था। आलोक गुस्से से बोला, जी जी माई बाप मैं नहीं भूला, पर तब में और अब में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। महंगाई भी तो आसमान को छू रही है। कल ही बीवी बोली थी कि उसे एक नेकलेस पसंद आया है, तो आप ही बोला क्या करूं। शिंदे बेशर्मी से बोला। कल को ले देना, बोलते हुए आलोक ने फोन रख दिया और सामने बैठे आशुतोष उर्फ अश्विन को देखने लगा, जो अपने फोन में लगा हुआ था। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, वरना वो 2 टके का कांस्टेबल मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत नहीं करता। आलोक गुस्से से बोला, पर अश्विन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपने फोन में एक ही फोटो देख रहा था और वो थी मेहर की। तुम्हें कुछ सून भी रहा है कि नहीं? आलोक बोला। तो अश्विन अपना फोन जेब में रखते हुए खड़ा हो गया और आलोक को देखकर उसे भी ठिकाने लगा दूं आप बोलो तो। अश्विन बोला, अगर उसे कुछ हुआ तो वो जो नई मैडम आई है ना, उसका शक गहरा हो जाएगा। आलोक कुछ सोचते हुए बोले, वैसे भी उसे बहुत कुछ पता चल गया है, वो हम तक पहुँचे उसे ही दूर कर देते हैं। आलोक बोला तो अश्विन उसे देखने लगा। उसके ट्रांसफर की तैयारी करवाओ, आलोक बोले और वहां से चले गए। वही अश्विन के चेहरे पर स्माइल आ गई। मेहर मेहर देख तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। कोई नहीं मजा तो उस दिन आएगा जिस दिन मैं तुम्हारे सामने हूँगा, बस उस दिन का इंतजार है, पर पहले इस ऑफिसर का कुछ करना होगा। बोलते हुए वो बाहर चला गया। मेहर मेहर देख तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। कोई नहीं मजा तो उस दिन आएगा जिस दिन मैं तुम्हारे सामने हूँगा, बस उस दिन का इंतजार है, पर पहले इस ऑफिसर का कुछ करना होगा। बोलते हुए वो बाहर चला गया। वही दूसरी तरफ शिंदे अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ अपनी करनी पर खुश हो रहा था। जब मेहर अपनी रिपोर्ट लिखाने उस पुलिस स्टेशन गई थी, तब इंस्पेक्टर ने जिस कांस्टेबल के साथ मेहर को भेजा था वो शिंदे ही था। मेहर तो अपने में इतनी गुम थी कि उसे किसी का होश नहीं था, और होता भी कैसे। कुछ देर पहले एक सिरफिरे ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रखा दी थी। उसे लगा कि इंस्पेक्टर ने उसे घर भेजा है, पर जैसे ही मेहर पुलिस स्टेशन से शिंदे के साथ निकली, पीछे से इंस्पेक्टर ने अश्विन को फोन कर दिया और सब बता दिया। वही अश्विन ये जानकर के मेहर पुलिस स्टेशन पहुंच गई है, उसका गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि उसने मेहर से बोला था कि वो हमेशा के लिए मेहर को अपने साथ रखना चाहता है, पर मेहर ने उसे इस तरह से जवाब दिया कि अश्विन तिलमिला गया था। बहुत गलत किया मेहर तुमने, मैंने तुम्हें कहा था पर तुमने ये गलत किया। बोलते हुए अश्विन उठा और रूम से बाहर निकल गया और उसी रास्ते खड़ा हो गया। यहाँ शिंदे को पहले ही फोन पर बोल दिया था। जब मेहर अश्विन के चुंगल से भाग गई थी, तभी शिंदे ने उसका पीछा किया था। अश्विन तो वही गिर गया था, क्योंकि मेहर के धक्का देते ही वो संभल नहीं पाया और सड़क पर पड़े पत्थर से सिर लगने से वही बैठा रह गया। और जब उसे होश आया तो मेहर भाग चुकी थी। अश्विन ने फोन निकाला और शिंदे को लगाया। कहाँ है तू? अश्विन अपने सिर पर हाथ रखे हुए बोला। जो लड़की अभी अभी भागी है उसी के पीछे हूँ, शिंदे बोला। कि तभी एक गाड़ी आकर मेहर से टकरा गई। शिंदे जल्दी से पेड़ों के पीछे हो गया और सब देखते हुए अश्विन को बताने लगा, सर वो लड़का उस लड़की को लेकर जा रहा है, लगता है वो हॉस्पिटल जा रहा है। शिंदे बोला, ठीक है मैं बस गाड़ी में बैठ गया, पहुंच रहा हूँ, तब तक नंबर देख उस कार का।
अश्विन बोला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये बहुत महंगा पड़ेगा तुमको, अश्विन खुद से ही बोल रहा था और कुछ ही देर में वो शिंदे के पास पहुंच गया, उसे लिया। और करण जिसकी गाड़ी से मेहर टकराई थी उसके पीछे चल दिया, क्योंकि इतनी रात को और उस सुनसान रास्ते पर अकेली गाड़ी को ढूंढना मुश्किल नहीं था, तो जल्द ही वो करण की गाड़ी के पीछे चल दिए। पर ये लड़की बच्चे कैसे गई यहाँ तक मुझे पता है, इसे तो मार दिया था अश्विन ने, खुद उसने बताया था। फिर ये बच कैसे गई? शिंदे खुद से ही बोला, जो भी हो उसे मेरा चेहरा तो याद नहीं, यही बात सबसे बड़ी है, वरना वो कबीर चौहान उस अश्विन से भी खतरनाक है। शिंदे खुद से बोला कि तभी उसके फोन पर मैसेज आया। उसने जल्दी से फोन देखा और चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कुराहट लाते हुए, जो भी हो, ये बड़े लोग अपनी इज्जत के चलते कुछ भी करने को तैयार होते हैं, वो बोला और मैसेज देखने लगा। उसके अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर किए गए थे आलोक सिन्हा की तरफ से। मेहर ने मीनू को चेंज करवा दिया था और रवि ने दवाई दे दी थी, जिससे अब मीनू नींद में चली गई थी। वही मेहर उसके पास बैठने लगी तो रवि ने उसे जाने का बोल दिया। पर रवि, आप कैसे, मैं यही रहती हूँ, आप आराम कर लो, मेहर रवि से बोली। क्या मैं क्यों नहीं रह सकता यहाँ? रवि मेहर को देखकर बोला। मेहर नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। बात ये नहीं कि आप मीनू के पास रहे जाना रहे, बात ये है कि ऐसा करने से मीनू को कोई परेशानी ना हो। कल को अगर किसी ने पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है तो वो किसी को क्या कहेगी? आप लड़के हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक लड़की के लिए ये सब सहना मुश्किल हो जाता। मेहर वैसे ही नजरें झुकाए बोल रही थी। शायद उसे वो दिन याद आ रहे थे जब उसकी भाभी बिना बात के उसे सुना देती थी। रवि अच्छे से समझ रहा था मेहर की बातों को। ठीक है, आज और सिर्फ आज के लिए मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ, रवि बोला। मेहर उसे हैरान सी नजरों से देखने लगी। वही कबीर ने रवि के कंधे पर हाथ रख दिया। अब चल सो जा, वरना ये यही खड़ी रहेगी। कबीर मेहर को देखकर बोला। क्यों? मेहर वैसे ही खड़ी थी। दोनों दोस्त कबीर के रूम में चले गए। वही मेहर, जो पहले ही चेंज कर आई थी, उसने दरवाजा बंद करा और मीनू के पास आकर लेट गई। पूरे दिन की थकान की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। क्या कर रहा है? चल जल्दी से सो जा, कबीर रवि को देखकर बोला। तो रवि कबीर को देखकर, तुझे देखकर लगता तो है नहीं कि तुम्हें नींद आ रही है, रवि बोला। तो कबीर उसे घूरते हुए, तेरी मर्जी, सोना है तो सो, वरना बैठा रह, बोलते हुए कबीर ने पूरी चादर ही सिर तक तान ली। वही रवि कबीर का ऐसा बिहेवियर देखकर उसे ही देखने लगा। कुछ 20 मिनट बाद कबीर ने सिर पर से चादर हटा दी और रवि को डोट देखा, जो उसी के पास लेटा सो रहा था। कबीर ने गहरी सांस ली और धीरे से उठ गया और हल्के कदमों से चलते चलते दरवाजे तक पहुंच गया। उसे खोल और एक नजर रवि को देखा जो सो रहा था और रूम से बाहर निकल गया। अब कबीर का रुख मेहर की तरफ था, जो मीनू के साथ थी। असल में कबीर ने बोल तो दिया कि मेहर मीनू के साथ सो जाए, पर उसे खुद नींद नहीं आ रही थी। अब उसे आदत हो गई थी मेहर के साथ की और उसी का चेहरा देखकर उठने की, पर आज उसे वो रूम खाने को दौड़ रहा था और मेहर की जगह रवि को देखकर तो मन खटा हो गया। कितनी गंदी सूरत है उसकी, कबीर खुद से ही बोला और मेहर के रूम के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखने के लिए हाथ उठाया, तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आया। कबीर ने झटके से पीछे देखा तो रवि उसे ही देख रहा था। कबीर उसे घूरने लगा। क्या यहाँ क्या कर रहे हो? रवि बोला। तो कबीर उससे नजरें हटाकर, अपनी बीवी को देखने आया हूँ, वो बोला। तो रवि का मुंह खुला रह गया और वैसे ही कबीर को देखने लगा। क्या ऐसे क्या देख रहा है? कबीर बोला। अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है। नहीं नहीं, वो भी पूरा नहीं हुआ, रवि सामने हॉल में लगी घड़ी को देखकर बोला। तो कबीर बोला। रवि उसे देखते हुए, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? रवि बोला। क्या ज्यादा हो रहा है? कबीर बोला।
मतलब कि तू कुछ ज्यादा नहीं कर रहा, रवि बोला। मैं क्या ज्यादा कर रहा हूं, कबीर बोला, और साथ ही दरवाजे की तरफ मुड़कर खड़ा हो गया। अबे ओए प्यार में अंधे, अभी तो उसे सोने दे, रवि बोला तो कबीर ने उसे घूरते हुए, अच्छा मैं अंधा हाँ, वो भी प्यार में, और तू क्या है, कबीर रवि से बोला। मैं तो मीनू का मुरीद हूं, रवि कुछ सोचते हुए बोला। मुरीद, कबीर उसे देखकर बोला। हाँ हाँ, पेंशन मरीज मीनू का, रवि बोला। तो कबीर हैरान सा उसे देखकर, हो गया तेरा तो अब जो मैं करने आया था वो कर लूं, कबीर बोला। तू क्या करने आया था, रवि बोला। तो कबीर उसे गुस्से से देखते हुए, मेहर को देखने के, वो ठीक तो है ना, कबीर बोला। वही रवि दोनों भौंये ऊपर करके कबीर को देखने लगा। मतलब कि वो ठीक से सो रही है ना, कबीर अपनी बात को संभालते हुए बोला। तू कहना क्या चाहता है कि मेरी मीनू ने तेरी मेहर को सोने नहीं दिया, मतलब क्या है तुम्हारे कहने का, हाँ वो बेड पर से उसे गिरा देगी, रवि कबीर को गुस्से से बोला। मैंने ऐसा थोड़ी कहा, कबीर बोला। पर कहना तो यही चाहता था ना, रवि बोला, और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वही कबीर उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर, देख रवि वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, अपने आप को काबू में रख, बोलते हुए कबीर दूसरी तरफ को खिसकने लगा। ना भाई, तूने सीधे सीधे मुझे बोला है मेरी मीनू के बारे में बोलकर, रवि अपनी टी शर्ट की कॉलर खड़ी करते हुए बोला। तू पागल हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, कबीर बोला। कबीर अच्छे से जानता था कि वो चाहे जितना भी बॉक्सिंग में आगे हो, फिटनेस में आगे हो, पर जब बारी रवि की आती तो वो रवि से हार ही जाता। रवि भी किसी से कम नहीं था, हाँ वो उसके चुलबुल अंदाज के कारण किसी को पता नहीं चलता, और ना ही उसने कभी ऐसा शो ही किया था। अब कबीर उससे एक दूरी बनाए पीछे की तरफ चल रहा था, और साथ ही उसे बोल भी रहा था कि उसके कहने का मतलब ऐसा नहीं था, जो भी हो, पर इशारा तो मीनू की तरफ ही था तेरा, रवि बोला। और एकदम से आगे बढ़कर कबीर को सोफे पर गिराते हुए उस पर चढ़ गया और उसे मारने लगा। वही कबीर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर अभी तो रवि उस पर भारी था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मीनू के बारे में बोलने की, रवि बोले जा रहा था कि तभी कबीर ने उसे धक्का दिया, जिससे रवि फर्श पर बिछे कारपेट पर गिर गया, और कबीर जल्दी से रवि के ऊपर बैठ गया। कब से बोल रहा हूँ, मेरे बात सुन, तू जैसा समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है, पर तू है कि बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, कबीर बोला। तू ना मेरे से बात ही मत कर, रवि बोला। तू बदल गया, अब मुझे पता चल गया, वरना तू ऐसा कभी नहीं बिकता। रवि भी उसे बोल रहा था और साथ ही उसे हटा रहा था। अच्छा चल बाबा, सॉरी, माफी, आगे से ऐसा नहीं होगा, कबीर बोला और खड़ा हो गया। साथ ही रवि की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे भी खड़ा करा। वही रवि अभी भी मुंह फुलाए हुए था कि कबीर उसके गाल पर किस करते हुए, चल मान जा, अब वो बोला। तो रवि उसे देखते हुए, यार तेरा इरादा ने, अभी वो कुछ बोलता कि तभी कुछ गिरने की आवाज आई। रवि की बात तो मुंह में ही रह गई और दोनों ने एक साथ उस तरफ देखा, यहां से कुछ गिरने की आवाज आई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके अपना राज जरूर बताइएगा, और अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करें। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।